देखिए, पेपर लीक होना सामान्य घटना नहीं है, बहुत असामान्य घटना है। कहने का तात्पर्य ये है कि पेपर लीक होने का मतलब है कि कहीं न कहीं हमारे तंत्र में जो है गोपनीयता नहीं रह गई है। अपने कार्य की अनदेखी कर रहे हैं, अन्यथा वो भी कहीं न कहीं संदिग्ध हैं इस मामले में कि उनकी संलिप्तता इन मामलों में है। कई लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ कि कई लोग पकड़े जा रहे हैं। ऐसा होता ही क्यों है और बार-बार नकल विरोधी कानून बनाने के बावजूद भी इस प्रकार के पेपर अगर लीक हो जाते हैं, तो मुझे तो सब पर ही जो है संदिग्ध विचारधारा मेरी उत्पन्न होता है। तो बीच का 25 का और 26 का जो वर्ष है, इसको क्या इससे मुक्त किया गया है? अगर आपने उसमें ये प्रावधान डाला कि ये 2027 से लागू होगा, तो 2025 और 26 में आपने क्या स्वतंत्रता दी है? ज्ञान को नकार करके हम अपने विकास की योजनाएं बनाते हैं, ठीक है? और विकास के नाम पर कहीं ना कहीं हम ये करना चाहते हैं कि अपना नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात कराते रहते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो कि एक्स सर्विसमैन है, एक वरिष्ठ समाज सेविक है। अभी उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति चल रही है, जगह जगह आप देख रहे होंगे कि धरने प्रदर्शन और पेपर लीक का मामला खास तौर से बहुत चर्चाओं में है। तो जानते हैं सुदर्शन डोबरियाल जी से कि क्या उनका नजरिया है इस पेपर लीक के मामले में। नमस्कार सुदर्शन। आपको बहुत-बहुत नमस्कार और आपके दर्शकों को, जितने दृष्टि न्यूज़ के दर्शक हैं, उन सबको भी मेरा नमस्कार। सुदर्शन जी, अभी उत्तराखंड के अंदर पेपर लीक का मामला चल रहा है, बहुत तूल पकड़ का है। हजारों जो छात्र हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर ये पेपर लीक होते क्यों हैं? क्योंकि इस बार का अगर तो देखा जाए तो पेपर लीक होने से पहले 2 हाकम सिंह गिरफ्तार भी हुए। तो क्या कहना चाहेंगे, क्यों ये पेपर लीक हो रहे हैं? देखिए, पेपर लीक होना सामान्य घटना नहीं है, बहुत असामान्य घटना है। कहने का तात्पर्य ये है कि पेपर लीक होने का मतलब है कि कहीं न कहीं हमारे तंत्र में जो है गोपनीयता नहीं रह गई है। और गोपनीयता नहीं रहने का कारण क्या होता है? जब सरकार से संबंधित प्रशासनिक विभाग उनकी बुद्धि इधर-उधर भटक रही होती है। और बुद्धि भटकने से तात्पर्य है कि या तो अब अपने कार्य की अनदेखी कर रहे हैं, अन्यथा वो भी कहीं न कहीं संदिग्ध हैं इस मामले में कि उनकी संलिप्तता इन मामलों में है। क्योंकि पेपर लीक होने का तात्पर्य है कि अपनी शैक्षिक व्यवस्था को तो बिगाड़ ही रहे हैं, लेकिन जो आने वाला जो हमारा प्रारूप संरचना संतंत्र जो हमारा बनना है सरकार के लिए या प्रशासन के लिए, उसकी व्यापकता को हम संकुचित कर रहे हैं और ये बहुत ही निंदनीय है। अब इसमें कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है, इसका जो समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो पता लग रहा है कि कई लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं कि कई लोग पकड़े जा रहे हैं। ऐसा होता ही क्यों है और बार-बार नकल विरोधी कानून बनाने के बावजूद भी इस प्रकार के पेपर अगर लीक हो जाते हैं, तो मुझे तो सब पर ही जो है संदिग्ध विचारधारा मेरी उत्पन्न होती है। नकल विरोधी कानून जब बनाया गया था, बोला गया था 27 से इसका पालन कराया जाएगा। और नकल विरोधी कानून जो है ऐसा कानून है कि कोई भी हिमाकत नहीं कर पाएगा पेपर लीक के बारे में, सोच भी नहीं पाएगा कि पेपर लीक करें, क्योंकि बहुत उसमें कड़ी सजाएं होंगी। उसके बावजूद भी ये घटनाएं हो रही हैं। आपने 27 डाला, तो बीच का 25 का और 26 का जो वर्ष है, इसको क्या इससे मुक्त किया गया है? अगर आपने उसमें ये प्रावधान डाला कि ये 2027 से लागू होगा, तो 2025 और 26 में आपने क्या स्वतंत्रता दी है कि ये लीक हो सके?
यद्यपि माध्यमों से जो पता लग रहा है, मैं किसी एसपी साहब का साक्षात्कार सुन रहा था कि उसमें ये बोला गया कि केवल 3 ही जो है पर्चे, और वो भी कोई बिटिया थी, उनके मोबाइल पे किया गया, उनको ट्रैप किया गया, उनका बोलना ये है। हालांकि ये अभी जांच का विषय है, किंतु आपकी जो आईटी प्रक्रिया है, वो भी इसका मतलब कहीं ना कहीं ध्वस्त है। नहीं तो वो 3 प्रश्न पत्र भी उस बिटिया के मोबाइल में कैसे चले गए? ठीक है, तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं, इनमें बहुत ही गहनता से और बहुत ही कर्तव्य प्राणता के साथ में अपना वो जो है योजना बना करके और इसका रहस्य उद्घाटन होना चाहिए। सुदर्शन जी, ये तो पेपर लीक का मामला था, लेकिन अगर तो वैसे भी हम देखें, राजनीति भौगोलिक स्थिति भी कुछ खास नहीं है उत्तराखंड की, क्योंकि जो योजनाएं हैं वो योजनाएं नहीं पहुंच पा रही। अभी जैसे कि बरसात के दिन थे और आपने भी देखा जगह जगह आपदा भी आई है, उसमें हमारा खानपुर जो विधानसभा है जहाँ पे आप रहते हैं वो भी अछूता नहीं है, बहुत जगह नुकसान हुआ है, फसलों का भी नुकसान हुआ है। तो ये भौगोलिक स्थिति जो है क्यों ऐसे खराब हो रही है? क्या नेता अपने स्वार्थ के लिए ही काम कर रहे हैं, जनता का स्वार्थ भूल चुके हैं? देखिए, हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता जो है ना, हम केवल वैज्ञानिक आधारों पर और प्रशासन के ज्ञान के अनुसार ही कार्य करते हैं। ठीक है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ही पुराने जनमानस रहते हैं, ठीक है, उनके अनुभव ज्ञान को नकार करके हम अपनी विकास की योजनाएं बनाते हैं। ठीक है, और विकास के नाम पर कहीं ना कहीं हम ये करना चाहते हैं कि अपना महिमा मंडन करना चाहते हैं कि हमने इतनी रोड बना दी, इतने, ठीक है, सड़कें बनाई और इतने भवन बना दिए। लेकिन वहाँ पर जितने पर्वतीय क्षेत्र, उत्तराखंड ही नहीं, भारत के जितने पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान करने के बाद ही किस किस प्रकार के विकास हो सकते हैं, वो सुनिश्चित करने के बाद ही विकास की प्रक्रिया का शुभारंभ करना चाहिए। तो ये नहीं होंगे, क्योंकि आप जहां प्रकृति को जहां बाधा पहुंचाओगे, प्रकृति अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करेगी, इसमें संदेह नहीं है। आप कुछ भी बना लीजिए, ठीक है, तो पहाड़ों को बहुत ज्यादा व्यापारिक दृष्टि से देखना भी एक इसका कारण है। आप वहां से, ठीक है, आर्थिक रूप से उसको संपन्न करना चाह रहे होंगे, आपकी भावना बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है, उस पर आर्थिक सबलता लाना चाह रहे होंगे, लोग वहां टिके रहें, इसलिए वहां रोजगार के अवसर पैदा करने चाह रहे हों, लेकिन आपको प्राकृतिक अवस्था के अनुरूप ही ये करना पड़ेगा। तो जो मुझे दिखता है कि ना केंद्र और ना राज्य सरकार के स्तर पर कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक है, या परीक्षण करके विकास की परियोजनाएं नहीं बनाई दे रही, ऐसा मेरा संदेह है, मेरा निजी संदेह है। ठीक है, और उस पे जो स्थानीय नागरिकों का, उनके भावनाओं को और उनके ज्ञान को शायद ये ऐसा समझा जाता है कि मूर्ख हैं ये, इनको कुछ पता नहीं है। उनसे पूछे बिना बहुत से विकास के कार्य जब होते हैं तो इसी प्रकार का विनाश होता है। अब ये कहने के लिए तो हम कह सकते हैं ये तो प्रकृति का, तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, प्रकृति के विनाश को रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है और हम रोक सकते हैं। अगर बात हो रही है यहाँ पे प्रकृति विनाश को रोकने के लिए, तो सुदर्शन डोपराल जी की सोशल मीडिया जो फेसबुक है उसमें भी हमने कई बार देखा है, सुना है, और कई अगर जो सूत्रों के माने तो सुदर्शन डोपराल भी इस बार 2027 में तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। तो जो ये जो ताना बाना है, अगर जो सुदर्शन डोपराल जी को जनता मौका देती है, किस तरीके से ताने बाने को इक्वल लेके चलेंगे जनता के साथ? आप किस लिए राजनीति में आना चाहते हैं? ठीक है, और जिससे भी पूछेंगे ये बोलेंगे मैं सेवा के प्रकल्प के आना चाहता हूँ, मैं राजनीति में तो सुदर्शन डोपराल पहले से ही है, क्योंकि अगर जो एक समाज सेवक है तो लगभग राजनीति में इन्वॉल्व हो ही गया है। साथ में आप एक पत्रकार भी हैं, तो राजनीति तो ऑलरेडी चलती है, क्योंकि
राजनीति का अगर जो दूसरा पहलू देखा जाए तो पत्रकार ही नेता बनाते हैं, और आप खुद एक पत्रकार हैं और आपने सोशल मीडिया अकाउंट में भी साफ तौर पे डाला हुआ है कि 2027 की मेरी तैयारी है खानपुर विधानसभा से विधायकी की। ये बिल्कुल सही है आपका, लेकिन अभी तक जो था स्तर, राजनीतिक ज्ञान होना अलग है, अनुभव होना अलग है, ठीक है, और राजनीति में जाना अलग है। ये 3 अलग-अलग स्टेप हैं, ठीक है? तो ये तीसरा स्टेप मान के चल लीजिए आप। और राजनीति में आने का कारण क्या है कि मैं तो जो मेरा क्षेत्र है, मुख्यतः आपने देखा ही होगा, वो सामाजिक क्षेत्र है और धार्मिक क्षेत्र है। धार्मिक क्षेत्र का मतलब पूजा पाठ से नहीं, बताता हूँ। धार्मिक क्षेत्र से मेरा सीधा तात्पर्य है लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे कर सकते हैं, यानी कि अपने धर्म का अनुपालन कैसे कर सकते हैं। मैं बार-बार आपको कई बार बता चुका हूँ, है ना? आज से 2 साल पूर्व भी मेरे ख्याल से यही चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो मेरा मुद्दा ये है कि उत्तराखंड में जो मुझे सबसे ज़्यादा चिंताजनक लगता है, एक तो बार-बार जो है सरकारों का डामाडोल होना। इस स्थिति पर मैं जब अवलोकन करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कहीं न कहीं परस्पर हमारे बीच में अंतर्विरोध बना हुआ है। अब वो अंतर्विरोध किस चीज़ का बना है मुझे समझ नहीं आता। या तो सांस्कृतिक धरातल पर हम एक नहीं हैं, है ना? हम अपनी मूल भावनाओं को एक नहीं कर पा रहे, दूसरे के प्रति हम सम्मान की भावना नहीं कर पा रहे। इस कारण से कहीं न कहीं हमें जो है एक दूसरे के प्रति अलगाव की भावना है। हम दिखते हैं साथ में, राजनीतिक स्तर पर साथ में दिखते हैं, लेकिन वास्तव में मानसिक रूप से हम सांस्कृतिक तौर पे एक दूसरे अलग हैं। हम उत्तराखंड की संस्कृति का अधिग्रहण कोई भी नहीं कर पाया है, ये मैं दावा ठोकता हूँ, ठीक है? चाहे इसी वजह से प्लेन और पहाड़ का भी विवाद कहीं ना कहीं कायम है अभी भी। बिल्कुल, ये अभी भी कायम है, कोई इनकार करे चाहे ना करे, ठीक है? ये व्यवस्था आज भी बनी है, और खाली पहाड़ प्लेन की ही बात नहीं बनी है। यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय, ठीक है, पहाड़ी प्लेन, ये सारी अनुभूति जो अन्य राज्यों में भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर विशेषकर हो रखी है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ की परिधि में क्या है कि कुछ तो पर्वतीय मूल में जो सालों से रहते आए हैं, और कुछ उत्तराखंड बनने के बाद पर्वतीय मूल में उनका अधिक जो है अनुगमन होना शुरू हुआ है। तो इस कारण से, लेकिन वो अपने मन की एकाग्रता से एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना कहीं ना कहीं नहीं रख रहे हैं। मैं इस दूरी को खत्म करना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य ये है। और ये दूरी जब खत्म होगी, तभी हम जो है अपनी सांस्कृतिक मूल धारा में वापस लौट करके आएंगे। क्योंकि जिस राज्य की संस्कृति नष्ट हो जाती है, उस राज्य में हमेशा कलह बना रहता है। चलिए मान लेते हैं, आपने कहा संस्कृति नष्ट हो जाती है, उस राज्य में कलह हो जाता है, लेकिन क्या सुदर्शन डोबरियाल विधायक बनने के बाद इस कलह को खत्म कर पाएंगे? क्योंकि कहा जाता है, एक कहावत है बड़ी पुरानी डोबराल जी, कि अकेला चढ़ा कभी बाहर नहीं झोंकता। तो क्या अकेला सुदर्शन डोबरियाल कर पाएगा इस अंतराल को खत्म? देखिए ऐसा है, आकाश मंडल में सैकड़ों तारे हैं, ठीक है, और वो तारे तभी अच्छे रहते हैं जब रात्रि होती है, शीतलता प्रदान करते हैं, ठीक है। यानी कि असंख्य होने पर भी वो सूर्य के जैसे ताप नहीं दे पाते, लेकिन सूर्य एक है और प्रतिदिन जो है ऊर्जा का संचार इस पृथ्वी पर बढ़ता है। तो अकेले होने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, सबका अपना अपना दायित्व होता है। तो जिस प्रकार सूर्य अकेले संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, इसी प्रकार से हम भी अकेले नहीं हैं, ठीक है, हमारे पीछे असंख्य तारे हैं, ठीक है। जब हम थक जाएंगे तो वो तारे संचार करेंगे हमारी शक्ति का, और सुबह हम करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि जो अकेले दिख रहे हैं हम, ठीक है, हमारे प्रकार की मनोवृत्ति वाले असंख्य लोग हैं, और जब वो असंख्य लोग जुड़ेंगे तभी तो हम क्या कहते हैं विधायक बन पाएंगे ना, या तभी हम 2027 में बनोगे कैसे? अगर तो खानपुर की बात कर ली जाए तो पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह है, अभी वर्तमान विधायक उमेश कुमार जी हैं, और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के भी नाम सुने जा रहे हैं कि खानपुर से तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सुदर्शन डोबरियाल जो है एक एक्स सर्विसमैन है, एक पत्रकार है, बहुत छोटा सा आदमी है, धन बल भी लगता है, कैसे फाइट कर पाएंगे? अच्छा, दिग्गज आप किसको मानते हैं, किस प्रकार से दिग्गज मानते हैं? हर एक प्रकार से देखिए, उनके साथ जो है धनबल भी है, जनता का अपूर्व सहयोग भी है। जैसे उमेश जी हैं, आज देख लो उमेश जी हो रहा है,
कुंवर प्रणब सिंह हो रहे हैं, और डोबरियाल जी जो है उनको कोई जल्दी से जानता नहीं है, तो पहचान कैसे बना पाएंगे, हमारा सवाल ये है। ऐसा है, सुनिए महाराज, कि सबसे पहले कि आपने क्या दिग्गज शब्द का इस्तेमाल किया है, ठीक है। दिग्गज मैं उसी को मानता हूं जो सामाजिक समरसता को स्थापित करने में सक्षम हो, ठीक है, जो सार्वभौम के सुख के लिए चिंतन करता हो, राजनीति केवल वहीं तक सीमित रखता हो जहां पर उसको अपने समीकरण बैठाने की आवश्यकता नित्यांत आवश्यक प्रतीत होती हो, अन्यथा नहीं। गठजोड़ की राजनीति जो है ये पूरे भारत में समाप्त होने जा रही है, यहाँ तो छोड़ दीजिए आप उत्तराखंड में, ठीक है। 2027 अभी आने वाला है, आप देखेंगे, ठीक है। लोग ना धन को मानेंगे ना बल को मानेंगे, ठीक है। लोगों को चाहिए, लोग थक चुके हैं, लोग इस राजनीतिक व्यवस्था से थक चुके हैं, पूरे भारत की ही बता रहा हूं मैं, खाली उत्तराखंड की बात छोड़ दीजिए। लोग चाहते हैं इस देश में समरसता हो, सब एक दूसरे का आदर करें, ठीक है। विकास के कार्य तो अवश्य हों, लेकिन जो हमारे अस्तित्व की पहचान है वो बनी रहे, समझ गए ना। और उत्तराखंड में चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो चाहे मैदानी क्षेत्र हो, हमारी मूल जो अस्तित्व है ना वो पर्वतीय ही है। वही भावना यहाँ से लेकर के और पर्वत तक एक जैसी भावना की स्थापना करने का उद्देश्य हमारा है, और ये यहाँ का सार्वभौम समाज समझ रहा है। आज वास्तविक राजनीति क्या है डोभाल जी आपके दृष्टिकोण से, क्योंकि राजनीति अब तक जो आम जनमानस है वो भी यही समझते हैं कि स्टेज पे आए, भाषण दिए, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को लड़ाया। वास्तविक राजनीति क्या है, क्योंकि अभी आपने बातों बातों में कहा था कि राजनीतिक दृष्टिकोण अलग होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। देखिए क्या है, पहले आप देखते होंगे कि नेता कौन होता था। नेता ऐसा होता था पहले जो किसी सार्वभौम कल्याण की विकास के लिए, ठीक है, एक अपना विचार रखता था और उस विचार के द्वारा लोगों को समझा करके, और तब लोग उसका अनुगमन करते थे, जो समझ जाते थे उस बात को, उसकी पुष्टि हो जाती थी कि ये सही रास्ते पे है, वो नेता कहलाता था। आज के दृष्टिकोण से देखें, राजनेता कौन है? जो धन का प्रयोग करके हजारों की भीड़ इकट्ठी कर ले, धन का प्रयोग करके अपने नारे लगवा ले, ठीक है, जो जातिवाद के नाम पर भी भीड़ इकट्ठी करके, ठीक है, और वो अपनी वोटिंग करवा ले, अपने पक्ष में ले ले। आज ब्राह्मणों को लेना है, कल क्षत्रिय को लेना है, ठीक है, कल दूसरे समाजों को लेना है। अब क्या है कि जो वोटर्स होते हैं, ठीक है, वोटर्स भी क्या होते हैं, उसमें हर प्रकार के वर्ग के लोग होते हैं। कुछ धनवान होते हैं, वो सोचते हैं कि इनसे धन ले लेंगे तो हमारा बिजनेस थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा। कुछ ठेकेदारी प्रथा वाले होते हैं, वो सोचते हैं भैया हमें ठेके मिलते रहेंगे। और जो निर्बल होते हैं वो बोलते हैं यार बनना दे, इन्होंने बात धन है। वो क्यों? उनका जो आपने कहा ना, उनका धन बल देख करके वो भयभीत हो जाते हैं, तो यार सभी खाते हैं, हम भी ले लेते हैं, ठीक है, जीत रहा था इसने। उनके दिमाग में ये भावना बिठा दी गई, ठीक है, और ये भावना मैं खत्म करूंगा। आज के राजनेता ऐसे होते हैं, मेरा कहने का तात्पर्य ये था। लेकिन वास्तविक राजनीति क्या है कि आपकी विचारधारा होती है। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, पिछले साक्षात्कार में बोला मैंने, विकास तो होता है, भौतिक विकास होगा, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, सड़क बनेंगे, लेकिन समरसता कब आएगी? संस्कृति के ऊपर आप क्या करोगे? अपने जो पुराने परंपराएं हैं उनके संवर्धन के लिए क्या करोगे? हमारे राज्य में क्या चीजें, उनका और जगत में सम्मान होता है कि नहीं होता है, ठीक है, हमारे संगीत का सम्मान है कि नहीं है, हमारे नृत्य का सम्मान है कि नहीं है, हमारे खान पान का सम्मान है कि नहीं है। मैं बार बार इसी बात पे आता हूँ, आपको कई बार बोरिंग भी लगता होगा, बार बार यही विषय ये लेके आते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि इस राज्य की, ठीक है, जो वास्तविक जो चित्र है वो चित्रण अभी पूरी तरह से विश्व में प्रदर्शित नहीं हो पा रहा है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरू करेंगे। तो हम खानपुर से ही शुरू करेंगे, क्योंकि पर्वतीय मूल में तो फिर भी यह संचित है, ठीक है, लेकिन मैदानी मूल में संचित नहीं है। इसलिए चलते चलते जनता से क्या अपील
2027 के लिए? जनता से मेरी ये अपील है कि उत्तराखंड जो भूमि जो है वो भारत की सरमोर है, वो भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी है। इसका जब रक्षण होगा तभी भारत का रक्षण संभव है। उत्तराखंड नेपाल और चीना की सीमावर्ती क्षेत्र की है, इसलिए इसका रक्षण अत्यंत आवश्यक है। और इसके लिए भविष्य में आपको ऐसे ही नेताओं को चुनाव करना है जो इसकी मूल संस्कृति, संरचना, प्राकृतिक संपदा और इसके सार्वभौमिक कल्याण के रूप में समरसता लाते हुए एकाग्र चित्त मन से अपने निजी स्वार्थ को त्याग करके अपने कर्तव्य के परिपालन के लिए प्रतिबद्ध हो। बहुत बहुत धन्यवाद दृष्टि न्यूज में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सुदर्शन डोबरियाल, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि आने वाले समय पे ऐसे नेताओं को चुने जो अपना स्वार्थ छोड़ के, जो उत्तराखंड भारत के सिरमौर कहा जाता है, उसकी संस्कृति को बनाए रखें। तो मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।